नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर साल 15 अगस्त का जो दिन है हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की आर्थिक आज़ादी की, जिसे एलपीजी रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने बजट स्पीच की शुरुआत की थी विक्टर हुगो के एक बहुत ही फेमस कोट से, वर्ल्ड की कोई भी ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका टाइम आ चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा पूरे वर्ल्ड को लाउड एंड क्लियर सुनना चाहिए कि इंडिया अब जाग चुका है। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार उस आइडिया को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? मतलब देश तो आजाद हो चुका था ना 1947 में, तो देश की आर्थिक आजादी में इतना वर्ष का समय क्यों लग गया? क्यों नहीं हम एलपीजी रिफॉर्म्स पहले ही लेकर आ गए? जब चाइना एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आया था 1978 में, तो हमें इतना समय क्यों लग गया? उसके पीछे देखो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले हम ये जानते हैं कि 1991 जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे तो उस समय देश में हालात कैसे थे? देखो आज के समय में जब हमारे देश में इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट 3% से भी ज्यादा बढ़ता है ना, तो सरकार पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। ये क्या हो गया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग घटा देंगी। उस समय फिस्कल डेफिसिट हो गया था देश की इकोनॉमी का 8.4%। जनवरी में गल्फ वार की स्टार्टिंग हो चुकी थी। गल्फ वार जिसमें 35 देशों की फोर्सेस एक साथ आई थी यूएसए के नेतृत्व में, ताकि इराक का जो कब्जा हुआ था ना कुवैत पर, उस कब्जे को रोका जा सके। तो देखो इस वजह से यानी गल्फ वार के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम थे ना बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। जिस ऑयल को परचेज करने के लिए इंडिया पहले 500 करोड़ दे रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़ने के कारण इंडिया को 1200 करोड़ देने पड़ रहे थे। इंडिया पर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका था। एक्सटर्नल डेट था 22%। देखो एक्सटर्नल डेट मतलब सरकार ने बाहर से कर्ज लिया हुआ था, और ये जो एक्सटर्नल डेट था ना वो शॉर्ट टर्म था, यानी 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर देश को ये कर्ज चुकाना था, अदरवाइज देश की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिफॉल्ट कर जाती। समझ गए? और इंटरनल डेट भी था, वैसे सरकार ने देश के अंदर से भी लोन लिया हुआ था 56% ऑफ जीडीपी। महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई थी। अभी तो आपको पता है आरबीआई की कमेटी को टारगेट दिया हुआ है कि महंगाई रहनी चाहिए 2 से 6% के बीच में। उस समय महंगाई पहुंच गई थी डबल डिजिट में। जनता पर भी बहुत भारी मार पड़ रही थी। फूड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। सरकार के पास एक रास्ता था कि देश के कुछ गोल्ड को गिरवी रख दिया जाए। सरकार ने किया, फायदा हुआ? नो, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फॉरेक्स रिजर्व आज कितना है? 650 बिलियन डॉलर्स। आज देखो हम काफी बार ना प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे देश का जो रिजर्व है वो है 650 बिलियन डॉलर्स। उस समय कितना था? आधे बिलियन डॉलर से भी कम। उस समय 2500 करोड़ का हमारा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ रह गया था, यानी 3 हफ्तों के लिए हम ऑयल परचेज कर सकते थे। उसके बाद तो हमारे पास ऑयल परचेज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन थी 1991 में। बट देखो आपके मन में ये आइडिया भी आया होगा कि ऐसा क्या हो गया था कि हालात इतने ज्यादा बुरे खराब हो गए? मतलब ये सब जो हमने डिस्कस किया ये तो सिम्टम्स है ना, मतलब यहां तक हम पहुंचे कैसे? शुरुआत से ही क्या हमने गलतियां की? देखो इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, तो उस समय साफ हो गया था कि आजाद होने के बाद में हम सोशलिज्म के रास्ते पर चलेंगे। उस समय हमारे लीडर्स को देखिए आप, नेहरू सोशलिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस भी सोशलिस्ट थे। 1929 में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन। और लेकिन यूएसएसआर की इकोनॉमी जो कि सोशलिज्म के रास्ते पर चल रही थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया उस समय। तो देश को अट्रैक्शन हुई कि यूएसएसआर ने सोशलिज्म के रास्ते पर अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा देखो देश के लीडर्स को ना ये डर लगता था कि हम दोबारा गुलाम ना हो जाएं, दोबारा किसी देश की कॉलोनी ना बन जाएं। आप याद कीजिए, इतिहास में आपने पढ़ा होगा ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी मार्केट में यानी ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करते थी उन सारे माल को ब्रिटेन वाले डंप कर देते थे। कहां पर? इंडिया की मार्केट में। इंडिया इंपोर्ट उस समय बहुत ज्यादा करता था लेकिन एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाता था। तो फिर जब देश आजाद हुआ ना, तो लीडर्स ने 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई उसके अनुसार हमने क्लोज्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना। मतलब
सरकार यह चाहती थी कि हम ज्यादा इंपोर्ट ना करें, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हम डिपेंड हो जाएंगे दूसरे देशों के ऊपर। तो इंपोर्ट जो हम कर रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट करने का सरकार ने सोचा। ट्रेड हमारा होता नहीं था दूसरे देशों के साथ ज्यादा। जब देखो इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? बाकी देश इतने, मतलब कोई भी देश इतना दयालु थोड़ी ना होता है कि हाँ एक्सपोर्ट नहीं करेगा और इंपोर्ट कर लेगा दूसरे देश से। सभी देश ये चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी करें, है ना। तो उस समय देखो सिचुएशन ये थी। और 1969 में मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई। उस एक्ट के बाद तो देश में कोटा सिस्टम, परमिट सिस्टम, ये सब आ गया। मतलब था तो ये मोनोपोली को खत्म करने के लिए थे, लेकिन सरकार कोटा लगा देती थी कि आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट करप्शन इससे ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज तो हम 5 मिनट के अंदर एक सिम ले लेते हैं, कार परचेज करने लगते हैं, हमारे पास कितनी वैरायटीज हैं, BMW, ओडी, मारुति, मतलब बहुत सारे हमारे पास में वैरायटीज हैं। उस समय एम्बेसडर कार मिलती थी, वो भी बुकिंग चलती थी। आप आज बुकिंग करवाओगे 6 महीने 1 साल के बाद आपको एम्बेसडर कार मिलती थी। ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते थे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में ना बहुत पावर हुआ करती थी। और ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही थी, बैंकों के ऊपर जिम्मेदारी थी इन्वेस्टमेंट लाने की, क्योंकि देखो आपको ऑयल परचेज करना है तो डॉलर तो चाहिए ना। लेकिन बैंकों की हालत भी खस्ता थी। 1969 के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बाद आरबीआई का इंटरफेरेंस बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा था। मतलब CRR आपने टर्म सुनी होगी पक्का, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा होता है जो बैंकों का डिपॉजिट होता है ना, उसका उतना परसेंट बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश की फॉर्म में। गैस कीजिए उस समय कितना होगा CRR, गैस कीजिए 15%। आज के समय में कितना है? 4%। इतना ज्यादा करप्शन, इतना ज्यादा इनएफिशिएंट सिस्टम था कि हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी ना उस समय बहुत कम हो गई। कितनी? 3%। और उस ग्रोथ रेट को नाम दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट। देखो इतना इनएफिशिएंट सिस्टम था, करप्शन इतना ज्यादा था, लेकिन पैसे तो चाहिए ना। ऑयल आपको इंपोर्ट करना है, ऑयल बिना इंपोर्ट करे तो आप काम चला नहीं सकते। तो फॉरेक्स रिजर्व तो खाली हो रहे थे। सरकार को आभास हो गया था 1980s के शुरुआत में ही कि भैया हालात जो हैं वो खस्ता हैं। सरकार ने 1980s में ही स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए थे। रिफॉर्म आए वैसे 1991 में, लेकिन सरकार ने कोशिश स्टार्ट कर दी थी 1980s में कि थोड़ा थोड़ा करके रिफॉर्म लाए जाएं। 1980s में सरकार ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, इंपोर्ट को ईज कर दिया, ताकि हम कुछ एक्सपोर्ट कर सके, हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट आ सके। टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमने प्रमोट किया 1980s में, बट देखो इतना कुछ नाकाफी था, इससे काम नहीं चला। 1988 में और बड़ी दिक्कत आ गई। 1988 में क्या हुआ? कोलिशन इरा की हमारे देश में स्टार्टिंग हो गई। कई सारी छोटी छोटी जो पार्टीज हैं मिलकर सरकार बनाने लगी, खिचड़ी सरकार जिसे कहा जाता है। अब दिक्कत यह है, देखो खिचड़ी सरकार में ना बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना मुश्किल होते हैं। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा था। IMF से हमने लोन मांगा, IMF ने बोला भैया पहले रिफॉर्म लाओ तब हम आपको पैसा देंगे। आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन देखते हो ना आप, IMF से बार बार लोन मांगते हैं। हालांकि देखो हमने इतनी बार लोन नहीं मांगा जैसा पाकिस्तान बिहेव करता है, बट हाँ हमने IMF से लोन मांगा। IMF में हमको बोला पहले आप रिफॉर्म लाओ, आप अपने देश की इकोनॉमी में रिफॉर्म लाओगे तभी हम आपको लोन देंगे, बेल आउट पैकेज देंगे। अदरवाइज उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, हम आपको पैसा नहीं देंगे। टाइम बीता, क्योंकि देखो उस समय कोलिशन इरा था। कोलिशन इरा में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और जो ये रिफॉर्म होते हैं ना, IMF ने जो रिफॉर्म लाने के लिए बोला था, रिफॉर्म हमेशा, आप एक चीज याद कर लीजिए, रिफॉर्म हमेशा बिटर होते हैं। आप गोली खाते हो, बुखार है गोली खाते हो, कड़वी होती है गोली, लेकिन खानी जरूरी होती है। उसी प्रकार से जो रिफॉर्म है ना, ये पेनफुल होते हैं, कड़वे होते हैं रिफॉर्म्स। कोई सरकार लेना नहीं चाहती आसानी से, उनको लगता है कि जनता की नाराजगी कौन मोल ले, क्योंकि जनता ना आसानी से रिफॉर्म समझती नहीं है। मतलब आप किसको समझाओगे? जिस देश में इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी, उनको आसान भाषा में समझाना कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार लेके आई है, इससे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, समझाना हमारे देश में आसान नहीं है। समझ गए? तो देखो उस समय जैसा हमने डिस्कस किया कि गल्फ वार की स्टार्टिंग हो चुकी थी। जनवरी में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़ चुके थे। 47 टन सोना हमने गिरवी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। IMF पर पूरी तरह से USA का होल्ड था। और गल्फ वार में देखो USA को ना
अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता थी, तो इंडिया ने ना उनको, यूएसए को लैंडिंग राइट्स दिए कि आप इंडिया की धरती पर अपने जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनको उतार सकते हो। तो इससे यूएसए के साथ थोड़ा सा हमारा रिलेशन ठीक हुआ और आईएमएफ ने हमें $2 बिलियन का लोन दे दिया। बट क्या ये काफी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इससे भी ज्यादा मई 1991 राजीव गांधी, हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उनका असैसिनेशन हो गया। देश में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब थे, पंजाब में भी सिचुएशन ख़राब थी। तो ऐसे हालातों में इलेक्शंस होते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री जब बनते हैं नरसिम्हा राव, उन्होंने मुलाकात की, उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे नरेश चंद्रा। नरेश चंद्रा के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने, शपथ लेने से पहले ही बातचीत की थी। पूछा कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। नरेश चंद्रा ने जवाब दिया कि देखो, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। और आईएमएफ ने कहा है, 25 शर्तें रखी हैं आईएमएफ ने कि ये शर्तें मानोगे तभी बेल आउट पैकेज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो उन रिफॉर्म्स को, मतलब उन आईएमएफ की शर्तें मानने के अलावा इंडिया के पास कोई चारा था ही नहीं। तो सहमति बनी कि आईएमएफ की शर्तें हम मानेंगे, यानी रिफॉर्म्स लेके आएंगे देश की इकोनॉमी में। उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो उस सरकार में, यानी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में वो वित्त मंत्री बने। बजट हालांकि देखो पेश किया गया 24 जुलाई को, लेकिन बजट पेश करने से पहले ही, मतलब हालात इतने खराब थे, टाइम नहीं था कि बजट प्रेजेंट हो, उस बजट में इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो अनाउंस किए गए, इतना टाइम था ही नहीं। तो बजट से पहले ही नई सरकार ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में पहले 9% घटाई, उसके बाद में 11% घटाई। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई ताकि एकदम से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए और कम से कम इतने डॉलर तो हों, हम ऑयल परचेज कर सकें। असली रिफॉर्म्स आए 24 जुलाई 1991 को, जब उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने स्पीच दी। उन्होंने देखो इंपोर्ट ड्यूटी जो कई सारे प्रोडक्ट्स पे पहले 300% थी ना, उसको घटा के 50% कर दिया। ऑयल पे टैक्स को इंक्रीज कर दिया 26% तक। वो देखो शुरुआत हो गई थी एलपीजी ईरा की। लिबरलाइजेशन में क्या है? सिंपल मतलब, एक बात मैं बोलता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। गवर्नमेंट जो पहले हर चीज प्रोड्यूस करना चाहती थी, घड़ियों से लेकर स्कूटर, फ्रिज, सरकार चाहती थी कि हम सब चीज प्रोड्यूस करें। लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकार का कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस में सरकार का काम है सरकार चलाना, बिजनेस चलाना नहीं है सरकार का काम। तो 17 सेक्टर्स जो पहले देखो 17 सेक्टर्स सरकार के लिए रिजर्व थे, पूरी तरह से पीएसयूज के लिए रिजर्व थे, उनकी संख्या घटा के हो गई कितनी? सिर्फ 6। तो लाइसेंस लेने की जो आवश्यकता पड़ती थी पहले हर एक चीज प्रोड्यूस करने के लिए, लाइसेंस लेने की आवश्यकता अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब तो देखो आप, जैसा हमने डिस्कस किया, कोई भी सिम आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी टेलीकॉम कंपनी का, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बीएसएनएल का टेलीफोन, मतलब मोबाइल तो थे ही नहीं उस समय, बीएसएनएल का कनेक्शन लेना हो तो भी देखो अप्लाई करना पड़ता था और बहुत महीनों के बाद में नंबर आता था। अगर आपको सिम भी लेना हो, एम्बेसडर कार लेने के लिए बहुत समय लगता था। लेकिन 90s में हालात चेंज होना स्टार्ट हो गए और नरसिम्हन जो कमेटी थी, उन्होंने बैंकों में रिफॉर्म्स लाने के लिए सजेशंस दिए। सीआरआर समेत बाकी जो रेट्स थे वो कम हो गए। नए नए प्राइवेट बैंक निकल के आए, एचडीएफसी जैसे, आईसीआईसीआई जैसे फॉरेन बैंक्स भी हमारे देश में आए। अब तो देखो इंटरनेट बैंकिंग और बहुत अच्छी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहोगे कि हाँ, सरकारी बैंक भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात सही है। देखो लेकिन मोनोपोली ना इनोवेशन को खत्म कर देती है। मोनोपोली खत्म हुई मतलब प्राइवेट कंपनीज आपको पता है थोड़ा तो एफिशिएंटली काम करती हैं, क्योंकि जॉब जो है वो सुरक्षित नहीं होती। ये अलग डिबेट है। वैसे आप बोलोगे कि नहीं, कई सरकारी कंपनीज अच्छी हैं, देखो ये अलग डिबेट है, इसे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि नरसिम्हन समिति के जो बैंक रिफॉर्म्स थे, उन्होंने जो सजेशंस दिए, उसके बाद बैंकों की कार्यप्रणाली जो थी वो बहुत इंप्रूव हुई। इवन चेलिया समिति ने जो रिफॉर्म्स दिए टैक्स संबंधित, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, देखो इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार है ना, वो तो गरीब लोगों पर भी उतनी ही पड़ती है, अमीर लोगों पर भी उतनी ही पड़ती है। पार्ले जी का बिस्कुट अगर अंबानी परचेज करेंगे तो उनको भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो
कोई पर्सन जो गरीबी रेखा से नीचे आता है वो भी अगर पार्ले जी का बिस्कुट अगर परचेज करेगा तो भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि बिस्कुट पे सरकार ने जीएसटी नहीं लगा रखा है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का बेस इंक्रीज करने के लिए चैलिया समिति ने रिकमेंडेशंस दी थी और वो इंप्लीमेंट की सरकार ने, उससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। मतलब कि लिबरलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन मतलब वो पीएसयूज जो देखो लॉस मेकिंग है उनको सरकार ने प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। मारुति का एग्जांपल लीजिए, मारुति सुजुकी हमेशा से प्राइवेट नहीं थी। मारुति सुजुकी पहले सरकार की इसमें हिस्सेदारी थी। 2002 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे ना, तब सरकार ने सोचा क्यों ना मारुति को बेच दिया जाए। और जब 2002 में सरकार ने यह सोचा था ना, तो उस समय मारुति की वैल्यूएशन लगाई गई थी कितनी, सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास, 4-5 हजार करोड़ इतनी ही थी। हालांकि बेचने में सरकार को 5 साल लग गए और जब सरकार ने मारुति को बेचा, अपनी हिस्सेदारी बेची मारुति में, तो उस समय सरकार को 6,000 करोड़ के आसपास प्राप्त हुए। अंदाजा मतलब ऑलमोस्ट इतने ही हैं, 5,000 समथिंग कुछ थे। लेकिन आज कितनी वैल्यूएशन है मारुति सुजुकी की, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। तो मतलब इंटरव्यू में आपसे पूछे, सबसे बड़ा एग्जांपल है कि किसी पीएसयू को प्राइवेटाइज किया हुआ हो और जिसने बहुत एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट किया हो, आप एग्जांपल दीजिएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है मारुति सुजुकी। उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन गुड्स हमारे देश में आने लगे, कैपिटल आया, नई नई टेक्नोलॉजी आई। इसके साथ साथ ना मतलब ये सब तो आए जिससे देश में इन्वेस्टमेंट आई, सरकार को डॉलर मिले, अब ऑयल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आई, सरकार के पास फॉरेक्स रिजर्व भरते गए। आज फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $650 बिलियन। लेकिन देखो इससे नुकसान भी हुआ। एलपीजी रिफॉर्म से ना, मतलब जो एलपीजी ईरा की स्टार्टिंग हुई, इससे काफी नुकसान भी हुआ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कल परसों की बात है, पंजाबी बाग जो दिल्ली में है वहां जाना हुआ। ऐसे ही दोस्त ने कहा कि गोलगप्पे, जिसे पानी पतासा भी कहा जाता है, ये खाने हैं। लिटरली हमने काफी ढूंढा, वहां पे ना गोलगप्पे की कोई वेंडर नहीं मिला, कोई कुछ रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिला। और जगह जगह पे आपको ये पिज्जा, मैकडी, डोमिनो, ये चाइनीज आइटम्स जो भी ये होते हैं, उनके इतने सारे आपको शॉप्स मिलेंगे, वो मिलेंगे। लेकिन हमारा जो इंडियन फूड है ना, वो बहुत ज्यादा, उसका जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न मूवीज, उनका जो चलन है हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और फिर आप जवाब दोगे कि इंडियन जो फूड है, इंडियन कल्चर जो है, उनकी छाप भी तो ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देशों में पड़ी है ना। हाँ, ये बात सच है। बट देखो बात ये है कि और भी काफी नुकसान हुए एलपीजी रिफॉर्म से। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोग काम करते हैं और एग्रीकल्चर देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 14%। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, आज मैन्युफैक्चरिंग देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 14%, मतलब एग्रीकल्चर के आसपास। सरकार चाहती है मैन्युफैक्चरिंग देश की इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूट करें और इसके लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी है, बट वो कहीं ना कहीं देखो सफल नहीं हो पा रही है। एलपीजी रिफॉर्म के कारण ना हम सीधा शिफ्ट हो गए, सर्विस सेक्टर की तरफ हम ज्यादा शिफ्ट हो गए। लेकिन सर्विस सेक्टर ना एक लेवल से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, इसीलिए जो ये ग्रोथ इंक्रीज हुई ना एलपीजी रिफॉर्म के बाद, उसे जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। आज तभी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम लेके आई है, जैसे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, मेक इन इंडिया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके। बट रिफॉर्म देखो अभी हमें और भी लाने होंगे। रिफॉर्म के कारण हम आईटी इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर बने, लेकिन अभी भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। अभी भी हमें दूसरे सेक्टर्स जैसे सोशल, एजुकेशन सेक्टर, सोशल सेक्टर, इनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। बट ये जो सरकार देखो रिफॉर्म्स लेके आए, जल्दबाजी में ना लेके आए। सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करे, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, तब जाके सरकार रिफॉर्म लेके आए। लेकिन क्राइसिस का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए रिफॉर्म लाने के लिए। वैसे तो देखो क्राइसिस हमारे देश में अभी फिलहाल चल ही रहे हैं। कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी खराब है आपको पता है। पिछले साल आप बताइए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही, नेगेटिव में, -7.3%। इनइक्वालिटी कोविड के कारण कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ हुआ।
सोच के देखिए, मिडिल क्लास को नहीं हुआ। हमने एडिटोरियल में आर्टिकल डिस्कस किया था। इतने सारे लोग सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में गरीबी बढ़ी है, देश में जो इनइक्वालिटी है बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8% के नज़दीक पहुंच गई है। तो क्या इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब टाइम अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है रिफॉर्म लाने के लिए, आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। काफ़ी डिस्कशन हो गई। तो डिस्कशन के देखो अंत में एक कोट मैं बोलना चाहूँगा। देखो, रिफॉर्म सबसे ज़्यादा कहाँ आने चाहिए? जहाँ सब लोग अमीर हैं, जहाँ कंट्री डेवलप्ड है, वहाँ से ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता वहाँ है जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर हैप्पीनेस के जो कप्स हैं वो खाली पड़े हैं, वहाँ पर रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो रिफॉर्म हमें हमारे देश में लाने ही होंगे अगर हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम हमारे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं।